So let's see circular motion, the new chapter. इसको मैंने 4-5 हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है और फिर से कह रहा हूं मैं, आई एम कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग यू दैट दिस इज ओनली फॉर क्विक रिविजन. क्विक रिविजन का मतलब है कि हम कैसे इस चैप्टर को 15-20 मिनट में खत्म कर सकते हैं. ठीक है, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं. अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इसका कंप्लीट वीडियो भी है जिसका एक्सेस मैंने आपको दे रखा है. ठीक है, या आपको मिल सकता है. एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेनेशन है. 2 टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत थी. हमें एक, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सर्कल है हमारा. एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. दिस इज पार्टिकल पी, इट इज मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इट मे बी अ कांस्टेंट, इट मे नॉट बी अ कांस्टेंट. तो हमें जिन 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है इसको समझने के लिए, एक यूनिट वेक्टर है हमारा ई आर कैप, ठीक है, ये हमारा रेडियल यूनिट वेक्टर होता है. और दूसरा यूनिट वेक्टर है हमारा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर जिसका नाम है ई टी कैप. ये हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा या आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा या आपको याद आ रहा होगा. ठीक है, तो हम 2 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, रेडियल यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है इसका डी वी बाई डी टी ई टी कैप. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप प्लस आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी. राइट, ये नेट एक्सीलरेशन होता है. इसमें इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन ए आर वेक्टर और इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी वेक्टर. This is radial acceleration and this is tangential acceleration. Right? Now, if a particle is undergoing circular motion, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन डायरेक्टेड होगा और दूसरा एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. इसका नाम होगा रेडियल एक्सीलरेशन, इसका नाम होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. और जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए कैपिटल आर. द एंगल विच इट मेक्स विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन is given as tan phi is equal to AR upon AT. राइट, अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ओमेगा को कांस्टेंट रख दिया जाता है. तो फॉर यूसीएम ओमेगा इज कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारे एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप. अब आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ
और इसलिए इसका एक नया नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. So what is centripetal acceleration? Centripetal acceleration is the net acceleration directed towards the center of the circular path. माइनस ER कैप दिखाता है कि ये center of the circular path की तरफ directed है. ठीक है. Now comes relation between V और ओमेगा. तो आपको पता ही है V is equal to ओमेगा क्रॉस R होता है. यहां पर एंगल 90 डिग्रीज है, सो V इज इक्वल टू ओमेगा आर. तो ए आर को हम लिख सकते हैं V स्क्वेयर बाई आर माइनस ई आर कैप. तो जब हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिख लिया तो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख सकते हैं. दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू m इंटू ए सी, और इट इज m ओमेगा स्क्वेयर आर माइनस ई आर कैप. Centripetal force is the net force directed towards the center of the circular path. Net force directed towards the center of the circular path. ठीक है. So it is the net force directed towards the center of the circular path. So this is about uniform circular motion and non-uniform circular motion. We have discussed centripetal force also. Centripetal force के केस में एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम. तो ये कॉन्वेक्स ट्रैक है और इस ट्रैक का रेडियस है r. इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक ब्लॉक है विच इज मूविंग विथ एन वेलोसिटी v. ठीक है, मास m है इसका. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज mg एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज n. हमको n की वैल्यू निकालनी है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द ब्लॉक. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया? सेंटर की तरफ नेट फोर्स mg माइनस n. दिस इज इक्वल टू व्हाट? mv square by r. So n is equal to mg minus mv square by r. So this is how we find centripetal force or how we use centripetal force. फिर बात आती है circular turnings and banking of roads की. तो circular turnings के केस में normal जब हम turn की बात करते हैं, so this object is moving with velocity v. इसका वेट mg है, नॉर्मल रिएक्शन n है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टायर एंड द सरफेस इज म्यू और रेडियस इस ट्रैक का r है. तो यहां पर वी हैव टू फाइंड v. ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है अगर, या किस स्पीड v से मूव करना चाहिए कि ये टर्न सेफली कर जाए. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहां पर है ac इज इक्वल टू v स्क्वेयर बाई r. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स होता है, कोई अलग से फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स नहीं लग रहा होता है. तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन प्ले कर रहा है, क्योंकि एन एम जी और फ्रिक्शन के अलावा यहां कोई चौथा फोर्स है ही नहीं. तो फ्रिक्शन इज द फोर्स एंड दैट टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर स्लिपिंग और स्किडिंग नहीं हो रही है. हमको ये ध्यान रखना है. तो Fs इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc which is equal to mv square by r. Now Fs should be less than or equal to Fs max, which is equal to mu n, right? So mv square by r is equal to mu mg. So v is equal to root of mu gr, right? So this is the velocity, maximum velocity with which the vehicle can take a turn on this circular track. पर आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये म्यू पे डिपेंडेंट है ना. और हर एक व्हीकल के टायर का और एक ही टाइप के व्हीकल के अलग अलग टायर्स का या अलग अलग दिन चले हुए टायर्स का म्यू डिफरेंट होगा. तो म्यू वेरिएबल है यहाँ पर. तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग कर देते हैं रोड्स की, जिससे म्यू पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है. ठीक है. और फ्रिक्शन वहां पे एक एडिशनल रोल प्ले करने लगता है. तो बैंकिंग कैसे करते हैं रोड पे? तो वी एलिवेट द रोड ऑन द आउटर साइड
हम रोड को बाहर की तरफ एलिवेट कर देते हैं और इस तरीके से ये दिखाई देता है, और यहाँ पर एक ये व्हीकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस व्हीकल इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ, तो इसका रेडियस भी हमको पता है, ये r है। नॉर्मल रिएक्शन इधर हुआ n, यहां हुआ mg। तो नॉर्मल रिएक्शन को जब हम रिजॉल्व करेंगे, this will be n sin theta and this will be n cos theta. So n sin theta will play the role of centripetal force, so n sin theta is equal to mv square by r and n cos theta will be equal to mg, right? So tan theta is equal to v square by rg, or theta is equal to tan inverse of v square by rg. तो ये तो थीटा की वैल्यू हो गई। अगर v की वैल्यू निकालनी है तो v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ rg tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड्स की कहानी है। नाउ लेट्स डिस्कस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जब भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, इट्स अ सूडो फोर्स which comes into picture when we observe the particle from the rotating frame of reference. So pseudo force acts on an object when it is observed from rotating frame of reference. इसका डायरेक्शन वैसा ही होता है जैसा हमने सूडो फोर्स का डायरेक्शन पढ़ा था पहले लॉज ऑफ मोशन में। इसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये डिस्क है। अब इस डिस्क के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग ओवर द डिस्क। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्क इज म्यू। एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ठीक है। Now this is observer B, right? अगर ये ऑब्जर्वर A है तो इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू A, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ब्लॉक विल बी mg डाउनवर्ड्स n अपवर्ड्स, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर r टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज कैपिटल R। तो फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ होगा, दिस इज Fs, राइट। इफ आई राइट इक्वेशंस फॉर दिस, तो Fs is equal to m omega square r, which should be less than or equal to Fs max. So m omega square r should be less than or equal to mu into n, which is mu mg, right? So omega should be less than or equal to root of mu g by r. ये ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए, या मैक्सिमम ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग इज रूट ऑफ mu g by r, ठीक है। अब बात आती है विथ रिस्पेक्ट टू b। तो b का खुद का एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर r टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, है कि नहीं है ना। तो b का खुद का सेंटर जो जिस पॉइंट पे खड़ा है, उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, सॉरी, उस पॉइंट का जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है
वो ओमेगा स्क्वायर आर है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू बी इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, फ्रिक्शन तो लगेगा ही सेंटर की तरफ, ये रियल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एन अपवर्ड्स, mg डाउनवर्ड्स, पर यहां पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा और ये सूडो फोर्स होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट, और ये होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। अब जब यहां से हम फोर्स इक्वेशंस लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर इज f माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर is equal to 0. So Fs is equal to m omega square r, which should be less than or equal to mu into mg, where mu n, right, और ओमेगा की वैल्यू फिर से हमको मिलती है लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई आर। फिर से हमको ओमेगा मैक्स की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाया है। ये हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर जहां खड़ा है उस पॉइंट का एक्सीलरेशन कहां हो रहा है, राइट। सो दिस गिव्स अस एन ओवरव्यू, अ गुड ओवरव्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने एग्जाम्पल्स में सिखाई दिया है, सो वी नीड नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। और अगर ज्यादा समझना होगा आपको तो आप इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी देख सकते हैं। So here we come to the end of this chapter, circular motion. It was a very quick revision of this chapter. So please, if you want to learn it in greater depth, if you have time, then you should go for the detailed video or you can manage with this. इतना समझने के बाद भी आप इसके assignments को काफी हद तक कर पाएंगे। 90-95% problems you will be able to solve, right? In fact, JEE मेंस लेवल पे आप काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, almost all. Thank you so much. See you in the next chapter. Goodbye.